প্রিয় দর্শক, কিছুদিন পূর্বে রাহুল গান্ধী একটি বক্তব্য রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি খুব শীঘ্রই বিজেপি বা কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে একটি বড়সড় অ্যাটম বোমা ফাটাতে চলেছেন। আর ঠিক তাই ঘটলো। দেখলাম যে বিগত দিন 7ই আগস্ট বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধী বিশাল একটি প্রেস কনফারেন্স করে সেখানে মহারাষ্ট্রে কিভাবে সাধারণ মানুষের ভোটকে খর্ব করার চেষ্টা করেছেন এবং খর্ব করেইছেন ইলেকশন কমিশন এবং বিজেপি সরকার। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে বিশেষ করে ওই একটি রাজ্য মহারাষ্ট্রে প্রায় 1 লক্ষ মানুষের ভোটটাকে কিভাবে তারা দুর্নীতি করে এই ইলেকশন কমিশন বিজেপিকে সেখানে জেতানোর জন্য বড়সড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। এবং রাহুল গান্ধীর এই যে বিস্ফোরক মন্তব্য বা তথ্য ইতিমধ্যে প্রেস কনফারেন্স করে যে বাক্যটি বা তথ্যটি সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরেছেন সেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য তথা আমাদের ভারতবর্ষের বুকে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে। তো প্রিয় দর্শক, ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধীর যে একটি বিস্ফোরক মন্তব্য আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, সেই ভিডিওটি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে মহারাষ্ট্র নয় আমাদের ভারতবর্ষের আরো অন্যান্য রাজ্যে কিভাবে এই বিজেপি সরকার একের পর এক জয় সাফল্য করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর সেখানে দেখলাম যে ইলেকশন কমিশন কিভাবে বিজেপি সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একের পর এক রাজ্যে কিভাবে বিজেপি সরকারকে ভোটে জয়লাভ করতে সাহায্য করেছিল। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूँ। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूँ। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। ये असंभव था, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी भी जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में
एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो। मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे। তো প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ যাবত আমরা যে ভিডিওটি দেখলাম সেখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে রাহুল গান্ধী কিভাবে এই কেন্দ্র সরকার বা বিজেপি এবং ইলেকশন কমিশনের যে একটা যৌথ উদ্যোগ বা ইলেকশন কমিশন যেভাবে এই মোদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে
কিভাবে তারা ভোটটাকে বা সাধারণ মানুষের ভোটটাকে খর্ব করে বিজেপি সরকারকে একের পর এক জয়লাভ সাহায্য করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল, তার পুঙ্খানুভাবে আলোচনা করেছেন রাহুল গান্ধী। এখন ভাববার বিষয়, ভারতের তথা রাষ্ট্রের ইলেকশন কমিশন যেখানে নিরপেক্ষ থাকার কথা, যে ইলেকশন কমিশন কোনো রাজনৈতিক রং লাগাবেন না, তারা নিরপেক্ষভাবে সাধারণ মানুষের কোটি কোটি ভোটটাকে তারা ঠিকঠাক ভাবে ব্যবহার করবে। আর সেই ইলেকশন কমিশন যেভাবে যে রাজনৈতিক কবলে পড়ে বা বিশেষ করে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যেভাবে সাধারণ মানুষের ভোটটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তার একটি নিদারুণ এই আমরা ফলাফল বা ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ দেখলাম মহারাষ্ট্রের এই একটি রাজ্যে। তাহলে একবার ভাবুন, এই ভারতবর্ষে তাহলে যে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার, আসামে এই যে বিশেষ করে যে কেন্দ্র সরকার আধিপত্য বিস্তার করে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এইসব রাজ্যে তাদের সরকার করতে, তাহলে ওই সব রাজ্যে আর কতই না লাখ লাখ বা কোটি কোটি এরকম ভোট দুর্নীতি হয়েছে। তো দর্শক, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি এতক্ষণ দেখার পরে অবশ্যই আপনার মতামত জানান চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে। আর এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি অবশ্যই আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে শেয়ার করে দিন, তারাও জানুক ভারতের রাজ্য রাজনীতিতে কত কিছু না ঘটতে পারে এক সেকেন্ডের মধ্যে। আর আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি আপনার যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে অবশ্যই চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকুন সাবস্ক্রাইব করে। আজকের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও থেকে বিদায়।